Hey guys, welcome back to our channel, Deepest Insights Hub. आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में आने वाले नेगेटिव प्रभावों की। अंतरिक्ष के वातावरण में प्रवेश करने से मानव शरीर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष का वातावरण कैसा है? आइए जानते हैं इसके बारे में। उपयुक्त सुरक्षा के बिना अंतरिक्ष का पर्यावरण घातक है। अंतरिक्ष के वैक्यूम में सबसे बड़ा खतरा ऑक्सीजन और दबाव की कमी से उत्पन्न होता है। स्पेस एक्सपोजर के प्रभाव के परिणाम स्वरूप इबोलिज्म, हाइपोक्सिया, हाइपोकैपिया और डिकम्प्रेशन जैसी बीमारी हो सकती है। हालांकि तापमान और रेडिएशन भी जोखिम पैदा करते हैं। इनके अलावा उच्च ऊर्जा फोटोन से सेलुलर उत्परिवर्तन और विनाश भी है, और परमाणु कण जो इसके आसपास में मौजूद हैं। आइए अब बात करते हैं उन प्रभावों के बारे में जो मानव शरीर को अंतरिक्ष में नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिस्ट में नंबर 1 है वैक्यूम। मानव शरीर पृथ्वी के वातावरण के भीतर रहने के लिए अनुकूलित है, और जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब अंतरिक्ष यात्री के बेहोश होने और हाइपोक्सिया से मरने का खतरा होता है। अंतरिक्ष के वैक्यूम में फेफड़ों में गैस विनिमय सामान्य रूप से जारी रहता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह से ऑक्सीजन सहित सभी गैसों को हटा दिया जाता है। 9 से 12 सेकंड के बाद ऑक्सीजन रहित रक्त मस्तिष्क तक पहुंचता है और इसके परिणाम स्वरूप होश का नुकसान होता है। नंबर 2 है टेम्परेचर। वैक्यूम में चालन या संवहन द्वारा शरीर से ऊष्मा को निकालने का कोई माध्यम नहीं होता है। ऊष्मा की हानि किसी व्यक्ति के 310 के तापमान से बाहरी अंतरिक्ष के 3 के तापमान तक रेडिएशन द्वारा होती है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, विशेष रूप से एक कपड़े पहने हुए व्यक्ति में, इसलिए इमीडिएट ठंड का कोई खतरा नहीं है। वैक्यूम में त्वचा की नमी का तेजी से इवापोरेटिव कूलिंग, बाष्पीकरणीय शीतलन, फ्रोस्ट बना सकता है, विशेष रूप से व्यक्ति के मुंह में, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण खतरा नहीं है। अनफिल्टर्ड सूर्य के प्रकाश के तीव्र रेडिएशन के संपर्क में आने से स्थानीय तापन होगा, हालांकि ये संभवतः शरीर की चालकता और ब्लड सर्कुलेशन द्वारा अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हालांकि अनिस और रेडिएशन, विशेष रूप से पराबैंगनी किरणें, गंभीर सनबर्न का कारण बन सकती हैं। नंबर 3 पर है रेडिएशन। पृथ्वी के वायुमंडल और मैग्नेटोस्फीयर के प्रोटेक्शन के बिना अंतरिक्ष यात्री उच्च स्तर के रेडिएशन के संपर्क में रहते हैं। रेडिएशन के उच्च स्तर लिम्फोसाइटों को नुकसान पहुंचाते हैं। इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में भारी रूप से शामिल कोशिकाएं। ये क्षति अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई लो इम्यूनिटी में योगदान करती है। रेडिएशन को हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों में मोतियाबिंद की उच्च घटनाओं से भी जोड़ा गया है। लो अर्थ ऑर्बिट के प्रोटेक्शन के बाहर गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें मानव अंतरिक्ष यान के लिए और चुनौतियां पेश करती हैं, क्योंकि कॉस्मिक वेव्स से स्वास्थ्य को खतरा 1 दशक या उससे अधिक समय में कैंसर की संभावना को काफी बढ़ा देता है। नंबर 4 पर है वेटलेसनेस। अंतरिक्ष स्टेशनों के आगमन के बाद जो लंबे समय तक बसे रह सकते हैं, वेटलेसनेस के संपर्क में मानव स्वास्थ्य पर कुछ हानिकारक प्रभाव होने का प्रदर्शन किया गया है। मनुष्य पृथ्वी की सतह पर फिजिकल कंडीशंस के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं, और इसलिए वेटलेसनेस की प्रतिक्रिया में विभिन्न फिजियोलॉजिकल सिस्टम बदलने लगती हैं, और कुछ मामलों में एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब है शरीर के किसी अंग, कोशिका, अंग या अन्य ऊतक के आकार में कमी। शब्द का तात्पर्य है कि आयु और परिस्थिति को देखते हुए ह्रास से पहले एट्रोफाइड भाग व्यक्ति के लिए सामान्य आकार का था। हालांकि ये परिवर्तन आमतौर पर अस्थायी होते हैं, कुछ का मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। माइक्रोग्रेविटी के लिए शॉर्ट टर्म जोखिम अंतरिक्ष एडॉप्टेशन सिंड्रोम का कारण बनता है।
वेस्टिबुलर सिस्टम के झुकाव के कारण सेल्फ लिमिटिंग नौसिया होता है। लंबे समय तक एक्सपोजर कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। हड्डी और मांसपेशियों का नुकसान सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। समय के साथ ये डिकंडीशनिंग प्रभाव अंतरिक्ष यात्रियों के प्रदर्शन को खराब कर सकते हैं, उनके चोटिल होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, उनकी एरोबिक क्षमता कम करता है और उनके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को धीमा कर देता है। अब आता है नंबर 5, मोशन सिकनेस। वेटलेसनेस के शुरुआती घंटों में मनुष्य द्वारा अनुभव की जाने वाली सबसे आम समस्या को स्पेस एडॉप्टेशन सिंड्रोम या SAS के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर स्पेस सिकनेस के रूप में जाना जाता है। ये मोशन सिकनेस से संबंधित है और वेस्टिबुलर सिस्टम के रूप में उठता है जो वेटलेसनेस के अनुकूल होता है। SAS के लक्षणों में नौसिया, वोमिटिंग, चक्कर, सिरदर्द, सुस्ती और मलेस शामिल हैं। SAS का पहला केस 1961 में कोअस्मोनो अटगेरमेंटेटोव द्वारा दर्ज किया गया था। तब से अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सभी लोगों में से लगभग 45% लोग इस कंडीशन से पीड़ित हैं। नंबर 6 पर है बोनर मसल डिटेरियोरेशन। लंबे समय तक वेटलेसनेस के एक प्रमुख प्रभाव में हड्डी और मांसपेशियों का नुकसान शामिल है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के प्रभाव के बिना कंकाल स्केलेटल की मांसपेशियों को आवासन बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है और नर्वस मसल्स ग्रुप्स वेटलेस में मूवमेंट में प्रयुक्त होते हैं। पर्यावरण स्थलीय गति में आवश्यक वातावरण से भिन्न है। वेटलेस वातावरण में अंतरिक्ष यात्री खड़े होने के लिए उपयोग की जाने वाली पीठ की मांसपेशियों या पैर की मांसपेशियों पर लगभग कोई भार नहीं डालते हैं। वे मांसपेशियां फिर कमजोर होने लगती हैं और अंततः छोटी हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ मसल एट्रोफी तेजी से और रेगुलर एक्सरसाइज के बिना अंतरिक्ष यात्री केवल 5 से 11 दिनों में अपने मसल समास का 20% तक खो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रतिकूल शारीरिक प्रभावों को रोकने के लिए ISS 2 ट्रेडमिल, कॉलबर्ट सहित और ARED एडवांस्ड रेसिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस से लैस है, जो विभिन्न वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज को सक्षम करते हैं जो मांसपेशियों को जोड़ते हैं लेकिन बोन डेंसिटी के लिए कुछ नहीं करते हैं। और एक स्टेशनरी बाइसाइकिल प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे उपकरण पर व्यायाम करने में स्पेंड करता है। एस्ट्रोनॉट्स खुद को ट्रेडमिल से जोड़ने के लिए बंजी को अर्ध का उपयोग करते हैं। लंबे समय तक वेटलेसनेस के अधीन अंतरिक्ष यात्री पैरों की हड्डियों को संकुचित करने और ऑस्टियोपेनिया को कम करने के लिए वेस्ट बैंड और कफस के बीच इलास्टिक बैंड के साथ पैंट पहनते हैं। अब अंतिम प्रभाव जो अंतरिक्ष यात्रियों को फेस करना पड़ता है, फ्लूइड रिडिस्ट्रीब्यूशन। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स फ्लूइड की मात्रा खो देते हैं जिसमें उनके रक्त की मात्रा का 22% तक शामिल है। क्योंकि इसमें पंप करने के लिए कम रक्त होता है, हृदय डिप्रेस करेगा। एक कमजोर दिल के परिणाम स्वरूप लो ब्लड प्रेशर होता है और ऑर्थोस्टेटिक टॉलरेंस की समस्या पैदा कर सकता है। या एस्ट्रोनॉट के बेहोशी या चक्कर आने के बिना मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन भेजने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थ निचले शरीर की ओर खींचे जाते हैं। जब अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के दौरान ग्रेविटी को हटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, रक्त इसके बजाय ऊपरी शरीर में जमा हो जाता है। परिणाम स्वरूप चेहरे की एडेमा और अन्य अनवेलकम साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। पृथ्वी पर लौटने पर रक्त निचले छोरों में फिर से जमा होना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की समस्या हो जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वी होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इसे देखने में मजा आया होगा। हम कुछ और रोमांचक वीडियो के साथ वापस आएंगे और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्ते।